तो आप सभी का यूपीएससी भारत रत्न शिक्षालय के इस यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम टारगेट यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। यह पॉलिटी सीरीज़ का आपका वीडियो है, जिसमें 2022 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया है। एक और बात दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है, जिसके अंतर्गत हमने 2018, 19, 20, 21 के वीडियो का एनालिसिस किया है, तो आप प्लीज़ जाकर सबसे पहले उस सीरीज़ को देखिएगा, ताकि आप इन क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाएंगे और देखेंगे कि पीवाईक्यू में किस प्रकार पॉलिटी में आपको क्वेश्चनों का बार बार रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही आपकी उन विषय से संबंधित पकड़ भी काफ़ी गहरी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू फंडामेंटल राइट्स बाय। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। पहला, 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 71वें संविधान संशोधन के माध्यम। चलिए अब ये चारों ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा गया है। जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से संबंधित है। द 103 अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन appointments the post under the state and administration educational institutional economically weaker section of citizens EWS. This reservation can extend up to 10% of the total seat available। ठीक है, तो 103वां तो हमारा गलत हो गया। यदि बात की जाए 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 की, तो ये संशोधन अधिनियम राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान हो सकता है में विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं है। और ये कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 15(5) में लिखा गया है। तो ये आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 15 में संशोधन करता है, जिसके अंतर्गत जो ST SC और OBC हैं उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये कमज़ोर वर्ग हैं, उन्हें सरकारी और निजी किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान में विशेष प्रावधान दिया गया है प्रवेश के लिए। ध्यान रखना है, ये संशोधन उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनामदार मामले 2005 में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए था। क्या था ये जो मामला था? इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक के गैर सहायता प्राप्त निजी प्रोफेशनल कॉलेज में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये कार्य किया गया। आगे है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें आर्टिकल 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। आप ये बताइए कमेंट करके कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है तथा किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अगला 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई। ध्यान रखना है, इसके बाद 4 भाषाओं को और भी शामिल किया गया था, जिसके माध्यम से भाषा की कुल संख्या 22 है। हाँ, हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब शामिल किया गया, तो अभी हमने देख लिया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन लगभग पिछले साल की थीम का ही रिपीटेशन क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ष 2021 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों के नाम लिखे गए थे और उसके सामने लिखा गया था कि उनकी राज्यसभा में क्या सीट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यों के नाम दिए हैं और उनकी विधानसभा में क्या सीटें हैं। तो ये जो डायग्राम है पिछले वर्ष के पेपर के एनालिसिस में भी लगाया गया था। यदि आपने कल इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसका रिवाइज किया होता तो आपसे क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला स्टेट है मणिपुर, उसके सामने लिखा है 62। दूसरा है गोवा, उसके सामने लिखा है 40। तीसरा है उत्तर प्रदेश, जिसके सामने लिखा है 403। और चौथे नंबर पे है उत्तराखंड, जिसके सामने लिखा है 7। तो क्या मणिपुर में 62 सीटें हैं? नहीं। मणिपुर में कितनी सीटें हैं? मणिपुर में सीटें हैं टोटल 60। तो इसका गलत जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। क्या गोवा में 40 सीटें हैं? बिल्कुल, गोवा में 40 सीटें हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में इस समय मेंबर 403 थे, तो ये इसलिए सही। और उत्तराखंड में 70 सीटें होती है, तो आपका सही जवाब होगा मणिपुर, जहाँ पे होती है 60 सीट। ठीक है, आप एक बार इसका यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें साथ में याद करिए, ग्रुप में याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि 60 सीट की बात की जाए कि 60 सीटें किन किन विधानसभाओं में हैं, तो इसका सही जवाब, तो इसमें ग्रुप बने, तो इसमें आ जाएगा आपका नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आप इसे याद करके सरल बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय। पहला ऑप्शन था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा है पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट, तीसरा था राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है आपका लोकसभा। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? यूपीएससी के माध्यम से, संसद द्वारा यदि राज्य अनुरोध करे तब, राज्यसभा के माध्यम से या लोकसभा के माध्यम से। पहले एक बार इसे डिटेल में देखते हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के प्रावधान की स्थापना करता है, जबकि यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सीधे संविधान द्वारा बनाए गए हैं। एक जेएसपीसी मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को संबंधित राज्य विधानसभा के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो राज्य विधानसभा के अनुरोध पर बनता है, और कौन बनाता है? संसद के अधिनियम के माध्यम से। ध्यान रखना है, इसके लिए प्रावधान है, प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन इसका कोई इस तरह से उल्लेख नहीं है जिस तरह से यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद एक अधिनियम के द्वारा बनाएगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा संबंधित राज्यों के अनुरोध पर। और इस प्रकार जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो एक वैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपसे स्टेटमेंट दे सकता है वो कि संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ, लोक सेवा आयोगों का वर्णन तो है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग भी एक प्रकार से संवैधानिक निकाय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएसपीसी एक वैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इसे अच्छे से नहीं समझा है, नहीं जानते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर वीडियो में जाकर उसे समझ सकते हैं। आगे इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित या हटाया जा सकता है। वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर किसी भी समय पद से मुक्त भी हो सकते हैं। सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखना है, इनका गठन वगैरह सब संसद करती है, लेकिन इनके सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। इनकी संख्या क्या होगी, कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है ये आयोग जो होगा वो। यूपीएससी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। लेकिन यूपीएससी से अलग यदि 2 राज्य चाहते हैं तो वो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के लिए संसद से अनुरोध कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज propounded by the Supreme Court in the case of। पहला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, दूसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, तीसरा है चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964 और यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आपको आराम से बन जाएगा कि इसका सही जवाब होगा केशवानंद भारती केस। ठीक है, गोलकनाथ को भी हमने अच्छे से डिस्कस पहले कर चुके। अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन ए जो है वो बोलता है संविधान के 73वें संविधान संशोधन को भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा कथन कहता है 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को बहुप्रतीक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये भी कथन अपने आप में सही है, तो दोनों सही हैं। तो और व्याख्या भी देखा जाए तो कर रहा है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है। अब यदि आपने, मैं वही कह रहा हूँ, यदि PYQ अच्छे से पढ़े हों तो 2021 PYQ का ही ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे लगाया गया है। और ये हमारे PYQ सीरीज़ के इससे पहले वाली सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, जिसमें बताया था कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति निम्नलिखित में से किसकी जाँच करती है। और ऑप्शन है आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, एक ऑप्शन ये था आपका। इस बार क्या किया इन लोगों ने, इस बार इस ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ही हो रहा है, ऑप्शन को क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऑप्शन, यही चल रहा है। इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। या फिर थीम को रिपीट कर दिया किसी और चीज़ से। आप पॉलिटी में यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप करीब 12 क्वेश्चन आराम से PYQ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का इसीलिए वेटेज है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपको कमेंट करके बताना है कि लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। अब 7वें क्वेश्चन में एक तरफ लिखा है अनुसूचियाँ और एक तरफ उनके विषय। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आ रहा है, हर साल रिपीट। यदि आप PYQ सीरीज़ देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल का कितना रिपीटेशन है। ये 4th शेड्यूल का तो स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मकसद यहाँ पे आंसर निकालना नहीं है, हमें सीखना है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें और हमारे एनालिसिस के दायरे को कैसे विस्तार से लें। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, आप 4th शेड्यूल भी जानते हो और आपको पता हो कि इसमें राज्यसभा में सीटों का किस प्रकार से वितरण किया गया है वो है, तो आप सीधे एक चीज़ निकाल के सीधे आंसर तक पहुँच जाएंगे कि इसका आंसर C आएगा, भले आपको कुछ और नहीं पता हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जो 3rd शेड्यूल है उसमें क्या है। तो उसमें ऑथ है। ठीक है, जो हमारे पदाधिकारी है उनकी शपथ के प्रावधान है। तो आपका ये हो जाएगा ए का आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसके सामने आ जाएगा 2। 4th शेड्यूल अभी हमने देख लिया कि इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट्स के बारे में बताया गया है। जो 7th शेड्यूल है वो आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड मेड बाय स्टेट, ये भी हमने देखा था, ये भी आपको पता है। आपको बताना है कि 7th शेड्यूल जो है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं यदि आपको अपने सोचने समझने का दायरा बढ़ाना है। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 246। 8th शेड्यूल, इसमें लैंग्वेज के बारे में बताया है। अब एक बार से वापिस से सारे शेड्यूल को देख लेते हैं। तो हमारा जो 1st शेड्यूल है इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताया गया है। 2रे शेड्यूल में हमने जो भी हमारे पदाधिकारी है इनके वेतन वगैरह क्या होंगे ये बताया गया है। 3रे में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। 4थे शेड्यूल में आपको बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। 5th शेड्यूल जो है वो आपका क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, इसमें 10 राज्य शामिल हैं। ठीक है, आगे जो 6th शेड्यूल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में बताया है और 5th में शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताया। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया में कौन कौन से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल होगा। आपका 7th शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 246 में है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। 8th शेड्यूल जो है वो आपका 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। 9th शेड्यूल जो है वो क्या है, अब इसका निरस्त कर दिया गया है। जो आपका 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, जो कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से आया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से आया गया था। जो आपका 11th शेड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत के बारे में बताया है। वहीं नगर निगमों के बारे में बताया गया है आपके 12th शेड्यूल में। तो इस प्रकार से एक बार यदि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो आपका हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से प्लस पक्का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी पूरा थीम रिपीट किया गया है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा था 2021 में, वो ये क्वेश्चन था PYQ का कि आपको 4 कमेटियों के नाम लिखे थे। ठीक है, अशोक मेहता, LM सिंघवी, PK तुंगन, ये कमेटियों के नाम थे और पूछा था कि इनमें कालक्रम में जमाना था उनको। ठीक है, उनको क्रोनोलॉजी दी थी। अब क्रोनोलॉजी की जगह क्या किया है, इनका एक अपॉइंटमेंट ईयर सामने लिखा है और आपको उसको कोड से आपको मैच करना है। तो एक बार यदि आपने अच्छे से PYQ को पढ़ लिया डिटेल में तो आपसे वो क्वेश्चन हमेशा बने। अब देख लेते हैं एक बार
तो 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो कब बनी, 1957। तो ए का तो एक ही आ जाएगा। तो ए का एक, यदि आपको एक भी पता है तो आपका सीधा आंसर निकल रहा है कि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बी, आपको कोई और देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी आगे देखते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायत का गठन जिला परिषद पर और मंडल पंचायत की बात की गई थी। ठीक है, योजना विशेषज्ञता का उपयोग करने तथा प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिले को राज्य स्तर से नीचे विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के बारे में सुझाया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। आगे एक बनी थी हनुमंत राव कमेटी। ठीक है, दूसरी एक थी जीवीके राव कमेटी 1985। तो जीवीके राव कमेटी ऑप्शन में नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, एलएम सिंघवी समिति जो थी वो बनी थी 1986 में। तो सी का जाएगा 3, तो सी का 3 हो गया आपका। यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी तो इसका 1977। और पीके थुंगन कमेटी जो कि बनी थी 1989 में। ठीक है, ये बनी थी 1989 में। तो इसका जवाब यहाँ पे 88 है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और है हरलाल सी खर्रा कमेटी जो 1990 में बनी थी। तो कल के आपको हनुमंत राव कमेटी पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। हरलाल सी खर्रा समिति का संबंध किससे, तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित विषयों पर विचार करें, उन्हें संविधान के उन्हें अनुक्रमिक रूप में, मतलब उनका ऑर्डर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं वो आपको बताना है। पहला है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तीसरा है सिटीजनशिप और चौथा है डीपीएसपी। तो यदि आप संविधान के पार्ट यदि आपने अच्छे से पढ़े हों, पार्ट जानते हो आप कि कौन से पार्ट में क्या लिखा गया है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो संविधान के भाग 1 में है। ठीक है, तो संघ और उसका क्षेत्र जो है वो भाग 1 का विषय है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आते हैं आपके भाग 4 क में। तीसरा है नागरिकता जो है वो भाग 2 का विषय है। और डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका सही क्रम क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि देखा जाए तो भाग 5 क्या है, ये संघ से संबंधित है। संघ सरकार में जैसे आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वगैरह वो सब उसमें आते हैं। भाग 6 जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान संशोधन जो है, संविधान का संशोधन और उसकी प्रक्रिया किस भाग में है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के पद संभालने और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। तो किसने नहीं किया, तो इसका सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए क्वेश्चन हुआ, हमें इससे क्या क्या थीम मिल सकती है कि आगे और क्या क्या थीम पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे एक थीम बन सकती है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। ठीक है, एक इस प्रकार की थीम को तैयार कर सकते हैं। दूसरा है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन किन राष्ट्रपति के समय आपातकाल का प्रावधान लगाया गया था। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है और उनके समय क्या मेजर वर्क हुआ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अपने क्वेश्चन के दायरे को बढ़ाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक लिस्ट दी है और एक लिस्ट 2 दी है। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ लिखा है पहली तरफ, उसके सामने लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा है इंडियन नेशनल पार्टी ट्रेड यूनियन, इसके सामने लिखा है कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया। अगला है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक तरफ जो राजनीतिक दल हैं और उनके दबाव समूह कौन कौन से हों। ठीक है, तो उनके जोड़ी आपको मिलाना है। तो भारतीय मजदूर संघ के बारे में यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो ये भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, दूसरा है इंडियन नेशनल पार्टी
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, ठीक है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो किसका है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इंडिया वाले का है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, ठीक। तो आपको इस प्रकार से सही आंसर होगा 4 3 2 1। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और उनका इलेक्शन ईयर क्या है। तो आपको एक बार फिर सारी लोकसभा का इलेक्शन ईयर देख लेना चाहिए। जो पहली लोकसभा है वो 1951-52 में चुनाव लड़ा गया था पहली बार। दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ 5 वर्ष बाद। तीसरा फिर 5 वर्ष बाद 1962 में। चौथा जो हुआ फिर 5 वर्ष बाद 1967 में। पाँचवा जो हुआ वो हुआ 1971 में। छठा जो हुआ वो हुआ 1977 में, 6 साल में, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है आपातकाल में कुछ चेंजेस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह उसके माध्यम से, और फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से संसद का कार्यकाल वापस 5 वर्षों का कर दिया गया था, ठीक है। 1980 में हुआ था 7th, 84 में 8, 89 में 9th। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बार चुनाव हुए, सरकार वगैरह जो हुआ था गिर रही थी, फिर यहाँ से गठबंधन का दौर चालू हुआ। 1991 में 9th, 1996 में 11th, 98 में 12th, 99 में 13, 2004 में 14, 9 में 15, 14 में 16, 19 में 17 और 24 में 18 हुआ था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं आपसे पूछा क्या गया था। आपसे पहला पूछा गया था 13 है 1999, बिल्कुल सही है। दूसरा है 11th हुआ था 1996 में, ठीक है। आगे जो 9th है वो 91 में हुआ था। तो आपका ये विकल्प जो होगा 9th 89 में, बिल्कुल सही है। और 7th जो है वो 82 में। तो 7th क्या 82 में हुआ था? नहीं, ये 1980 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ये सही होगा। आप एक बार यहाँ पे कौन से प्रधानमंत्री थे ये भी देख लीजिएगा। इस थीम से क्वेश्चन भी रिपीट किया जा सकता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको अगली सीरीज़ में लास्ट पॉलिटी का वीडियो मिलेगा। उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट पे जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसको शुरू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।